Assalamualaikum everyone. So you are seeing the presentation Yoga and Meditation. Ready? तो आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कभी योगा किया है? बस एक योगा डे पे किया है और कभी कुछ फायदा हो उससे? टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है या ऐसे ही बोरिंग? योगा पे क्यों दे दिया है? चले बात करते हैं योगा की, है ना? योगा जो है वो वर्ड संस्कृत से आया है। संस्कृत युज, युज का मतलब होता है यूनियन, उसको योग भी कहते हैं, है ना? जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं योग फल बताओ किसी भी चीज का, है ना? तो वहीं से आया है, यूनियन वर्ड से, उसी को कहते हैं योगा। एक्चुअली ये हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड है और ये उनका रिलीजियस एस्थेटिक्स है योगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये जैसे एज अ मुस्लिम बैकग्राउंड के अगर हो तो आपको पता होगा कि आपके 5 पिलर में से एक पिलर क्या है? नमाज, है ना? उसी टाइप से ये उनके यहाँ एक पिलर है हिंदू माइथोलॉजी में, योगा। ठीक है, तो बात करें योगा की तो ये है क्या कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तीनों प्रैक्टिस एक साथ होती है इसमें, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, टू ब्रिंग आउट बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट इन अ पॉइंट सो दैट हार्मोनियस विल बी मेंटेन्ड। क्या करते हैं ये कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ताकि बॉडी, माइंड और स्पिरिट एक पॉइंट पे आ जाए, यूनियन हो जाए तीनों चीज का। ठीक है, उसी को योगा कहते हैं। योगा ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? जैसा कि वर्ड संस्कृत से है ना, तो इंडिया से, योगा वर्ड इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, और ये आजकल वाइडली प्रैक्टिस है वर्ल्ड वाइड, है ना? हर जगह जहाँ देखो योगा, योगा योगा इज अ हेल्थ, योगा इज अ लाइफ, बहुत सारे ऐसे स्लोगन सुना होगा, योगा इज अ साइंस ऑफ लाइफ, है ना? तो थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं योगा के बारे में कि क्या है योगा आखिरकार। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं योगा की। योगा की हिस्ट्री क्या है ना? देखा जाए ऐसा तो जैसे कि हिंदुइज्म के लिटरेचर्स हैं, कुछ लोगों का कहना है कि योगा 500 बीसी साल पुराना है। ठीक है, और कई कई ऐसा मेंशन है कि ये 5000 साल डेटेड बैक है। योगा जो है वो वहां से आया है, वहां लिटरेचर में मेंशन है। खास तौर पे जो फर्स्ट वैदिक लिटरेचर है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में सबसे पहले ये अपियर हुआ योगा। ठीक है, तो और उसके बाद ये एरा वाइज जो भी पीरियड वाइज ये डेवलप हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हुए। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसको 4 पीरियड में डिवाइड किया गया, 4 मेन स्टेप में डिवाइड है हर पीरियड वाइज। तो सबसे पहला जो पीरियड है वो है प्री क्लासिकल योगा। इस ये जो है वो जब स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि ऋग्वेद में ये मेंशन है, तो जिस टाइम में ऋग्वेद आया होगा उस टाइम में योगा स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो उस पीरियड को कहते हैं प्री क्लासिकल योगा। उस टाइम में योगा जो है वो जस्ट एज अ मजहबी वे था, ताकि हम उस तरीके से गॉड को पा सके, गॉड से यूनाइट हो सके, गॉड डिवाइन को पाने के लिए योगा किया जाता था। ठीक है, उसके बाद आया क्लासिकल योगा। क्लासिकल योगा जो है वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस हुआ धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, और जो मोस्ट फेमस सेंट हुए वो पतंजलि थे। उन्होंने योगा को नए तरीके से डेवलप किया, नए तरीके से उसको लिखा और एक योगा सूत्र डेवलप किया। ठीक है, उसी को कहते हैं क्लासिकल योगा, जो कि फादर ऑफ योगा कहलाए वो पतंजलि। उन्होंने योगा को अच्छे तरीके से डेवलप किया और योगा को एक 8 ब्रांच में डिवाइड कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये योगा जो है वो 8 ब्रांच ऐसा नहीं है कि पहले हम फर्स्ट ब्रांच पे गए और लास्ट ब्रांच पे जा सकते हैं। स्टेप वाइज हमें 8 ब्रांच को क्रॉस करना पड़ेगा, फर्स्ट से डायरेक्ट हम 8th पे नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद आया पोस्ट क्लासिकल योगा। पोस्ट क्लासिकल योगा एरा में हुआ क्या कि जितने भी उस टाइम के सेंट थे, जितने भी सेजेस थे, वो लोग जो है वो एज इट इज योगा को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने उसमें चेंजेस कर दिए। जो योगा सूत्र था उसमें भी चेंजेस कर दिए और उसमें बहुत सारे रेडिकल चेंजेस किए और नया योगा डेवलप किया नए तरीके से। जो उसमें 8 स्टेज थे वो सब हटा के नए तरीके से डेवलप किया और उसका नाम रखा तंत्र योगा। ठीक है, फिर लास्ट आया मॉडर्न योगा, जो कि आजकल हम लोग करते हैं, जो कि आजकल पूरे में वर्ल्ड वाइड है मॉडर्न योगा। ठीक है, मॉडर्न योगा खास तौर पे तब फेमस हुआ जब मेनली जो फेमस हुआ वहां से जब स्वामी विवेकानंद
शिकागो में अपना एक लेक्चर या कह लें या प्रेजेंटेशन, जो इंटर रिलीजियस एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने अपना एक लेक्चर पेश किया। और उस लेक्चर में उन्होंने, जैसा कि आप सबने सुना होगा कि एक वर्ड डियर फ्रेंड से स्टार्ट किया, और उसी डियर फ्रेंड से लोग इतने ज्यादा अमेज्ड हो गए कि पूरी ऑडियंस जो है वो तालियों से गूंज उठी थी। तो वहीं से फिर ये योगा जो है वो इंडिया से वेस्टर्न में इंट्रोड्यूस हुआ, और अब तो फिर वर्ल्ड वाइड योगा फेमस है। ठीक है, तो ये इसका योगा का थोड़ा सा हिस्ट्री था। ठीक है, एक्चुअली पहले ये था कि योगा को लोग सिर्फ सेंट तक ही महदूद रखते थे, एक सेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब बस हेरिडिटरी वाइज एक है तो योगा की नॉलेज फिर दूसरे सेंट को ही होगी, आम लोगों में नहीं था। अब योगा को जनरलाइज कर दिया है, मॉडर्न योगा को हर कोई योगा कर सकता है उनके हिसाब से। आते हैं टाइप ऑफ योगा की तरफ, कितने तरीके का योगा हो सकता है, तो बहुत सारा हमने सुना है, हम नेट पे देखते हैं, हम सोशल नेटवर्किंग पे हर जगह सोशल मीडिया पे मौजूद है कि योगा जो है वो बहुत सारे तरीके के हैं। जो मेनली योगा के टाइप्स हैं वो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, कितने टाइप्स के योगा होते हैं। तो सबसे पहला है हठ योगा। हठ मतलब हिंदी वर्ड संस्कृत वर्ड है, जिद का आता है हठ, है ना। तो इसका मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस। इसमें क्या होता है कि फिजिकल प्रैक्टिस को वो स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करते हैं, हर हाल में इस प्रैक्टिस को फॉलो करना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस होती है इसमें। ठीक है, दूसरी चीज आती है राज योगा। राज मतलब रॉयल से रिलेटेड है, रॉयल बादशाह टाइप का। ठीक है, तो इसमें जो है वो मेन राज इसलिए कहते हैं, रॉयल इसलिए कहते हैं कि इसमें बॉडी को वो कनेक्ट करते हैं डिवाइन से। ठीक है, जो भी बादशाह है, सिंगल बादशाह, उससे हम डिवाइन से इससे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन जो मोटो होता है कि कनेक्ट टू डिवाइन। ठीक है, तो इसमें ये जो मेन योगा है यही क्लासिकल योगा है, और यही योगा जो है वो पतंजलि ने डेवलप किया था। ठीक है, तो इसी को क्लासिकल योगा भी कहते हैं, और इसमें जो 8 लिम्ब का पाथवे दिया था वही फॉलो किया जाता है। उसके बाद आता है कर्म योगा। कर्म योगा एक्चुअली में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिसमें जो है वो इस तरीके से लोग प्रैक्टिस करते हैं कि उसमें फ्यूचर से उनको खौफ नहीं हो, फ्यूचर फ्री फ्रॉम नेगेटिविटी और फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टेंशन, एंजाइटी, इन सब चीजों को दूर हो जाए, तो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आया भक्ति योगा। भक्ति से नाम से ही है कि भक्ति, इसमें एक गुरु होता है, उस गुरु को ये लोग फॉलो करते हैं। जो भी जिस टाइम में जो भी गुरु जो है वो फेमस होते हैं, उसी गुरु को फॉलो करके उसी के हिसाब से चलते हैं, और उसी वो जो योगा करने को कहते हैं वो योगा वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जनन योगा। ठीक है, जनन योगा एक्चुअली जनन का मतलब है कि पैदा करना, अकल से रिलेटेड है, ये विजडम से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद है तंत्र योगा। जैसा कि मैंने कहा तंत्र योगा ही है जो मॉडर्न एक तरीके से योगा है, और ये सबसे बाद में जो है वो बॉर्न हुआ है, और रेडिकल चेंजेस के बाद, ऐसा नहीं है कि ये एज इट इज योगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ चीजों को उन्होंने कंटिन्यू रखा है, जैसे कि योगा मेडिटेशन है, योगा का एक पार्ट है आसन, तो आसन है। ठीक है, और ब्रीदिंग कंट्रोल को उन्होंने कंटिन्यू रखा है। तो ये सब चीजें आजकल प्रैक्टिस में है, और इसी को कहते हैं तंत्र योगा। क्योंकि मेन योगा क्लासिकल योगा है तो उसी पे बात करते हैं। ठीक है, और मैंने कहा कि इसमें 8 जो है वो शाखा होती है, ब्रांचेस हैं 8 जिसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला जो ब्रांच है वो है यमस। ठीक है, यमस का मतलब होता है यमस सब संस्कृत वर्ड्स हैं, और यमस जो है उसका मतलब होता है सेल्फ कंडक्ट। उसमें खुद को ट्रेन करते हैं कुछ चीजों के लिए, खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे कि यमस का सबसे पहला चीज है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा आप लोग सबको पता होगा, अहिंसा क्या होता है ना, नॉन वायलेंस। मतलब अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि हमें अहिंसा को हर हाल में फॉलो करना। ठीक है, दूसरी चीज आती है सत्य। सत्य का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस। मतलब इसमें क्या करते हैं कि वो एकदम सच बोलेंगे चाहे कुछ हो जाए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो वो अहिंसा, उसके बाद सत्य, उसके बाद अस्त्य। अस्त्य में ये है कि मतलब कोई चोरी नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कहीं पे भी झूठ नहीं बोलना है, ये सारी चीजें वो खुद को ट्रेन करते हैं। इसका मतलब ये रेस्ट्रेंट, मतलब अपने आप को बिल्कुल ऐसा बना लेते हैं कि एकदम एक अच्छा जो आइडियल होना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, ब्रह्मचारी का मतलब भी आप लोगों को पता ही है ना। उसके बाद फिर अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन अटैचमेंट, किसी भी चीज के लिए पॉजिटिवनेस नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो इसका ब्रांच है वो है नियमस। नियमस का मतलब होता है सोशल कंडक्ट। जैसे यमस है सेल्फ कंडक्ट, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, उसी तरीके से नियमस जो है वो सोशल कंडक्ट है। उसमें हम ऑब्जर्वेंट
मतलब सोशली वे में हमें कैसे करना है, क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले सोच का मतलब जो आपकी सोच है, जो आपकी थाउट है वो प्योर होनी चाहिए, आपका बॉडी प्योर होना चाहिए, आप जहाँ माहौल में रह रहे हैं वो प्योर होना चाहिए, मतलब प्योरिटी से रिलेटेड है कि हर चीज प्योर होनी चाहिए। उसके बाद आता है संतोष, कंटेंटमेंट, मतलब कुछ भी आपको मिल रहा है उसमें सेटिस्फाई होना, ये नहीं कि हाँ और इधर, सेटिस्फैक्शन जो है वो इसका एक वो है। फिर आता है तपस। ठीक है, तपस का मतलब होता है कि बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में रहना है, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, दोस्तों से कैसे बात करना है, तो ये सब है तपस में। उसके बाद है स्वाध्याय, अपनी स्टडी करना, अपनी इनसाइट की स्टडी करना कि हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या वे ऑफ लाइफ है, हमारा क्या मकसद है, इन सारी चीजों के बारे में जो है वो स्वाध्याय कहलाता है। और लास्टली जो है वो ईश्वर परिनिधान, इसमें ये आता है कि हम गॉड को जो है वो सरेंडर कर दें, हम गॉड की माने, जो गॉड कह रहा है उसी पे हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो ये है सेल्फ कंडक्ट। तीसरे जो इसकी ब्रांच है वो है आसन, जो मेन आजकल बिल्कुल फेमस है, वेल नोन है, वो यही चीज है आसन। आसन का मतलब होता है पोस्चर, बॉडी पोस्चर। तो एज अ योगा हम सिर्फ बॉडी पोस्चर ही जानते हैं कि योगा का मतलब है बॉडी पोस्चर, उसमें हम डिफरेंट टाइप का बॉडी पोस्चर करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बस एक ब्रांच है योगा की। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है कंट्रोल द ब्रीदिंग, उसमें ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, कितनी देर तक इनहेल करना है, कितनी देर तक एक्सहेल करना है, और कितनी देर तक रोक के रखना है, ये सारी चीजें वो प्राणायाम में सीखते हैं। उसके बाद है जो प्रत्याहारा। प्रत्याहारा जो है उसमें क्या करते हैं कि विड्रॉल ऑफ सेंसेस, मतलब हमें बाहरी की दुनिया, बाहर की जो जितनी दुनिया है जिससे हमारे सेंस जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो लेते हैं सेंस, और बॉडी को जो है मोटर सिस्टम को कहते हैं कि हाँ वो करो, तो वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन को बिल्कुल कट कर देते हैं, उसी को कहते हैं विड्रॉल ऑफ सेंसेस। एक्चुअली में ये वो भी है, एक तरीके से ब्रिज भी है। जो योगा की 8 लिंब है उसमें उन्होंने कहा कि जो यमस है, नियमस है और प्राणायाम है, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, इससे सॉरी इंटरनल है, इससे हम इंटरनल अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद वाली वो चीज है वो एक्सटर्नल है। ठीक है, अंतरंग कहते हैं और बाहरंग कहते हैं। तो ये जो है वो ब्रिज का काम करता है प्रत्याहार। ठीक है, इसमें जो है हम सेंसेस को विड्रॉल कर लेते हैं। फिर आता है धारणा। धारणा एक्चुअली में प्री मेडिटेशन है, जो मेडिटेशन से पहले इसमें क्या करते हैं कि हम इनसाइड अंदर के सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, हमारी सोच को कंट्रोल करते हैं, मतलब इस तरीके से रहना कि हम बिना सोच के भी हम कुछ देर रह सकते हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर हम इस चीज को प्रैक्टिस करें, तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ध्यान में लाए हुए हम थोड़ी देर तक अगर रह सकते हो तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो कहलाती है धारणा। और इसी का डीप वे कंटिन्यूएशन जो है वो है मेडिटेशन। धारणा का डीप कंटिन्यूएशन जो है वो मेडिटेशन कहलाता है। और लास्टली जो है वो अटेनमेंट ऑफ समाधि। समाधि का मतलब होता है कि प्योरली कंटेम्पलेशन, मतलब एकदम अपने डिवाइन को जो है वो प्योरली जो है उन्होंने अपने आप को दे दिया, सुपर दिया। अब चूंकि आजकल यही वर्ल्ड वाइड फेमस है कि आसन जो है वो योगा है, तो हम मेनली इसी पे बात करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हम मेडिटेशन पे बात करेंगे, जैसा कि मेरा टॉपिक है योगा और मेडिटेशन। तो आसन जैसा कहा बॉडीली पोस्चर है ये। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्चर्स जो है वो अटेंड करते हैं हर तरह के लिए, किसी डिजीज के लिए या ऐसे ही कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मेंटेन हो, स्टेमिना मेंटेन हो, उसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्चर्स को अटेंड करते हैं। और आजकल तो योगा ट्रेनर्स हैं, वो सारे पोस्चर्स बताते हैं कि कौन सा पोस्चर्स किसके लिए सही है, और उसी हिसाब से ये लोग पोस्चर को मेंटेन करते हैं। मेनली जो है वो 3 तरह से डिवाइड किया गया है, मेडिटेटिव पोस्चर, रिलैक्सिंग पोस्चर और कल्चरल पोस्चर। इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, देखा जाए तो हजारों में इसके टाइप्स हैं आसन के। तो इतने सारे टाइप्स को जो मेनली ब्रॉडली डिवाइड किया गया है वो 3 में फिगर में दिख रहा होगा। तो बहुत सारे आसन है, ये सारे एक्चुअली आसन के पोजेज हैं, इस तरह से आसन करते हैं योगा में। अब बात करते हैं कि क्या योगा का कोई साइड इफेक्ट भी है या योगा सबके लिए जरूरी है। तो ऐसा नहीं है, योगा के रिस्क फैक्टर्स भी हैं। मेनली जो योगा का सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो है इंजुरी। किसी ऐसे पोजीशन में आ गए जो बॉडी के लिए सही नहीं था, तो क्या होगा, इंजुरी हो जाएगी, है ना। तो इंजुरी जो है वो सबसे कॉमन है। स्ट्रेन और स्प्रेन होना बहुत ही मोस्ट कॉमन, जो अनट्रेन्ड है, जिनको पता नहीं है योगा कैसे करना है, उनके अंदर बहुत ही कॉमन हो जाता है। ठीक है, और लास्टली जो है जैसे कि कुछ
आप रिव्यूज पढ़ेंगे योगा के बारे में या कहीं इंटरनेट पे देखेंगे तो कहीं पे मेंशन है कि प्रेगनेंसी में योगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं पे नहीं, सर्टेन टाइप्स ऑफ योगा कर सकते हैं, ठीक है। तो एज पर चॉइस यू कैन डू और यू कैन टेक एज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। उसके अलावा अगर ऑन गोइंग कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसमें भी हम योगा नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे आसन हैं जो सर्टेन मेडिकल, जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर में प्राणायाम नहीं करते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह की चीजें जो है वो देखते हैं। बात करते हैं कि योगा और एक्सरसाइज, है ना, जैसा कि आजकल हम योगा को एक्सरसाइज के तौर पे लेते हैं ना कि योगा इज एक्सरसाइज। क्या योगा और एक्सरसाइज एक है? दोनों, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। योगा जो है एक्सरसाइज का एक पार्ट है, जैसा कि लग रहा है ना। योगा जो है सिर्फ बॉडीली पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो योगा और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की हम वन टाइप में योगा को ले सकते हैं कि योगा जो है वो एक्सरसाइज की एक टाइप है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो चूंकि योगा एक्सरसाइज का टाइप है तो हम एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं, और उसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन जैसा कि सबको पता है ना, कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल, तीनों है ना। वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। और इस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो फैक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट और यूनानी कॉन्सेप्ट, वो है एसेंशियल फैक्टर्स। 6 नॉन एसेंशियल और एसेंशियल फैक्टर्स सबको पता है। हवा, मुहित, माकूल, मशरूब, हरकत सुकून बदनी और हरकत सुकून नफसानी, नौम यक़ज़ा और इर्तिबास इस्तिक़ार। इसमें जो योगा से रिलेटेड क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो योगा जो है वो आएगा किसमें? हरकत सुकून बदनी में, ठीक है। तो हरकतों सुकून बदनी में योगा आता है। और अगर हम हरकतों सुकून बदनी प्रॉपर वे में, बैलेंस्ड वे में कर रहे हैं तो हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज एक और चीज में हम बताते हैं, वो है एज अ डिजीज। एक्चुअली फिगर आया नहीं, पता नहीं क्यों इसमें खुला नहीं है। तो जो डिजीज, हम जो कोई डिजीज होता है तो उसको 4 तरीके से हम क्योर करते हैं। इलाज की तदबीर है, इलाज की गज़ा है, इलाज की दवा है और लास्टली इलाज की नियत है। तो जो इलाज की तदबीर है उसका पार्ट है एक रियाजत। रियाजत जो है हम एज अ इलाज की तदबीर भी करवाते हैं। कोई पेशेंट है जिसको अगर जरूरत है मेडिकली तो हम इलाज की तदबीर में रियाजत करवाते हैं, है ना। अब आते हैं एक्सरसाइज है क्या, है ना। अगर मॉडर्न व्यू से देखा जाए तो एक्सरसाइज मतलब बीइंग एक्टिव, चलना फिरना, घूमना, दौड़ना, सब एक्सरसाइज है, ठीक है। और अगर यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सरसाइज जो है वो वॉलंटरी मूवमेंट है। किसी भी टाइप का वॉलंटरी मूवमेंट जो है वो एक्सरसाइज कहलाता है। किस लिए? ताकि जो है वो मवाद का इमाला हो जाए, ठीक है। टू इवैक्यूएट द वेस्ट मटेरियल, मवाद जो है वो रिलीज हो जाए, बॉडी से निकल जाए, उसके लिए जो हम वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं वो कहलाता है एक्सरसाइज, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, सर्टेन मेडिकल कंडीशंस है उससे भी बचने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई डिजीज ना हो उससे बचने के लिए, या कोई डिजीज अगर हो गई है तो उससे रोकने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम रियाजत करते हैं, ठीक है। अब रियाजत के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, रियाजत क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज, जैसा कि सबको पता है, टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है रियाजत से। दूसरी चीज, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकल जाती है, चाहे वो स्वेटिंग से हो, चाहे वो यूरिनेशन से हो, चाहे वो किसी भी जरिए से हो। और इसके अलावा क्या होता है कि बॉडी टोन अप हो जाता है, बॉडी की मसल्स जो है वो टोन अप हो जाती हैं और वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना को मेंटेन रखती है बॉडी की। इसके अलावा जो है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ बैलेंस, अभी मैंने कहा कोऑर्डिनेशन ऑफ बैलेंस जो है वो मेंटेन रखता है। और लास्टली एंजाइटी, इंसोम्निया जो कि अभी बहुत कॉमन है, और डिप्रेशन, इन सबसे बचाती है। थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि रियाजत जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है बॉडी के ऑर्गन्स पे। तो सबसे पहले जो है वो ब्रेन पे देखते हैं कि नर्वस सिस्टम पे कैसे इफेक्ट करता है। सब जानते हैं कि जैसे ही कोई बॉडी एक्टिव होती है, जैसे ही हम एक्टिव होते हैं, जैसे ही हम स्ट्रेस में आते हैं, तो क्या होता है, सेंसरी नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। और जब हम रिलैक्स होते हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन होता है। तो यहाँ पे हम इरादी हरकत की बात कर रहे हैं, हम चूंकि हरकत कर रहे हैं, इरादी हरकत, तो क्या होगा, इससे सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही सेंसरी नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, सबको मालूम होगा, ऑलरेडी आप लोग ग्रेजुएट हैं, तो
सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है वो कैटेकोलामाइन रिलीज करता है और वो जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को जाके वो करता है कि ताकि वो कॉर्टिसोल या फिर एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करे और इसके जरिए जो है वो बॉडी में डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं, हार्ट रेट बढ़ाना है या जीआईटी को कम करना है, मूवमेंट को कम करना है, ठीक है। तो इसके जरिए ये सारी चीजें होती हैं नर्वस सिस्टम में। एक और चीज है कि योगा के बारे में जो हम देख रहे थे, योगा अगर कर रहे हैं तो योगा में पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम बैठ के कुछ कर रहे हैं, सुकून में कुछ कर रहे हैं या फिर मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होता है। और एक्सरसाइज में इरादी हरकत में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। इसके अलावा क्या होता है, एक्सरसाइज करने से एंटीऑक्सीडेंट रिलीज होता है बॉडी से और एंटीऑक्सीडेंट पता ही है कि सेल्स को जो है वो रीजनरेट करती है, सेल्स में रेजिलियंस पैदा होता है। और इसके अलावा जो रियाजत करने से, एक्सरसाइज करने से जो वो हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है, हाइपर पैरासिम्पैथेटिक हाइपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया है या बिलो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लो है, तो दोनों में बैलेंस करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों बैलेंस में होना चाहिए बॉडी में। अगर सिंपैथेटिक ज्यादा स्टिमुलेटेड है, हमेशा कंटिन्यू स्टिमुलेट रहता है, तो क्या होता है, स्ट्रेस वाली कंडीशन होता है। जैसा कि अभी बताया होगा, क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट है तो वो एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल रिलीज करवाएगा, है ना, वो स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होता है और वो कंटिन्यू बॉडी में रहेगा। और कंटिन्यू बॉडी में रहने से कॉर्टिसोल जो है वो बहुत सारी ऐसा नहीं है कि कॉर्टिसोल गुड हार्मोन है तो गुड हार्मोन, लेकिन कंटिन्यू अगर बॉडी में है तो वो फिर इल इफेक्ट कॉज करता है। जैसे कि वो जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है उसको जो है डैमेज करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बैलेंस होता है हाइपर पैरासिम्पैथेटिक और हाइपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों में बैलेंस कॉज करता है। इसके अलावा ये जो अच्छे हार्मोन्स हैं, गुड हार्मोन्स जो फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स लाते हैं, जैसे कि इंडोर्फिन है, जैसे कि डोपामाइन है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन है, इन सब हार्मोन को भी रिलीज करने में मदद करता है। बात करते हैं टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे जो है वो क्या करता है, एक्सरसाइज। एक्चुअली अगर हम कोई इनएक्टिव है, कोई भी इनएक्टिव है तो क्या होगा, टिश्यू इनएक्टिव होगा, है ना, काम नहीं कर रहा है तो टिश्यू में भी इनएक्टिविटी होगी। तो इनएक्टिविटी होने की वजह से क्या होती है कि ऑक्सीजन धीरे धीरे जाते जाते वहां पे एक्यूमुलेट हो जाती है ना। जैसे जैसे ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो अब ऑक्सीजन जो है वो ले रहा है लेकिन वो यूज नहीं हो रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, कोई एनर्जी उससे रिलीज नहीं हो रही है, तो क्या होगा कि वो एक्यूमुलेट हो जाएगी और जब वो एक्यूमुलेट हो जाएगी ऑक्सीजन तो फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएंगे। और जब फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन तो क्या होता है कि वो डैमेज कॉज करता है, वो टिश्यू को डैमेज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देगा और जब डैमेज कर देगा तो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर से इन्फ्लामेशन होगा और एजिंग वगैरह सब फिर इससे रिलेटेड होता है टिश्यू के लेवल। एक्सरसाइज में क्या करता है, ब्लड वेसल्स में सेम चीज जैसे बताया कि ऑक्सीजन जो है वो हर जगह बढ़ जाएगा। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन हम फास्ट लेते हैं, फास्ट फास्ट ऑक्सीजन लेते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन सेल्स को प्रॉपर मिल रहा है, चाहे वो आर्टेरियल लेवल पे हो, चाहे वो हार्ट के लेवल पे हो, मसल्स के लेवल पे हो, तो क्या होता है ऑक्सीजन प्रॉपर जो है वो मिल रहा है। ऑक्सीजन के प्रॉपर मिलने से क्या होता है कि रीजेनरेशन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उससे क्या होता है जो वेसल्स डैमेज हो चुकी हैं उसकी जेनेसिस हो जाती है, एंजियोजेनेसिस होती है, और जब वेसल्स जो डैमेज है वो फिर से रीजेनरेट हो गई हैं तो वो सही से प्रॉपर वर्क करेंगी, जो वेसल्स पे स्ट्रेस था वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या होगा, अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट में भी सेम ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रहा है तो हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन करेगी और प्रॉपर फंक्शन करने की वजह से वो प्रॉपर सप्लाई करेगी, ब्लड की सप्लाई, हार्ट प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगा और जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगा और वेसल्स भी बिल्कुल ठीक है तो इससे क्या होता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो ये ब्लड वेसल्स के लेवल पे है। अब आते हैं रूल्स ऑफ एक्सरसाइज की बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज जो अभी मैंने बताया मैकेनिज्म कि ये सब फायदा ही करेगा, एक्सरसाइज से नुकसान भी हो सकता है। कब नुकसान होगा, जब हम प्रॉपर वे में नहीं करें, सेम वे जैसे कि योगा से हुआ था, योगा भी अगर प्रॉपर वे से ना करें, सही से बॉडी पोस्चर नहीं अटेंड करें, उसमें इंजुरी होती है, उसी टाइप से एक्सरसाइज अगर हम सही टाइम पे ना करें और जो है वो सही मूवमेंट ना करें तो उससे जो है वो कुछ भी इल इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो कितनी देर करना चाहिए, टाइम ऑफ द एक्सरसाइज।
तो उसके लिए 3 चीजें हैं। सबसे पहले हमारी यूनानी में कलर ऑफ द बॉडी, कलर जब तक सुर्ख है, जब तक शाइनी है, तब तक हम एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे ही येलोइश कलरेशन बॉडी का होना शुरू हो जाए, थकान आना शुरू हो जाए, तो एक्सरसाइज को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जब तक हम कंटिन्यू अच्छे से बिल्कुल सही से मूवमेंट कर रहे हैं, तब तक हमें एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना चाहिए। और जैसे ही मूवमेंट अब थकान हो गई, मूव हम बॉडी को सही से नहीं कर पा रहे हैं, अब थोड़ी दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, तो हमें छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज है स्वेलिंग ऑफ द ऑर्गन। जब तक आधा सही से फूल रहे हैं, तब तक एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर स्वेलिंग जो है वो नहीं हो रही है, तो एक्सरसाइज को छोड़ देना चाहिए। बात आती है टाइम की, तो अकॉर्डिंग टू WHO ने रिकमेंड किया है कि वीकली अगर कोई 175 पर मिनट पर वीक एक्सरसाइज करता है तो वो सफिशिएंट है। मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज 175 मिनट पर वीक कर रहा है तो वो सफिशिएंट है। या फिर विगरस एक्सरसाइज 75 मिनट कर रहा है तो वो सफिशिएंट होती है। इसके अलावा टाइमिंग ये भी आता है कि किस टाइम एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, तो हमारी यूनानी इस चीज में बहुत अच्छे से इलेबरेट किया है कि किस टाइम में एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। जैसे कि लेसिना के मुताबिक गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में सुबह का वक्त बहुत अच्छा है एक्सरसाइज के लिए। या फिर जाड़े का मौसम है तो जाड़े के मौसम में शाम के वक्त को उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया है कि उस टाइम में एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा होता है। या फिर अगर नहीं गर्मी है ना ही जाड़ा है, बीच का मौसम है, बाहर का मौसम है, या फिर खरीफ या रबी का मौसम है, तो उस टाइम में हमें दोपहर के वक्त में एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं कि खाना खाए हुए पे होना चाहिए एक्सरसाइज या खाली पेट में होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल खाली पेट में एक्सरसाइज करने से मना किया गया है, थोड़ा कुछ ना कुछ खाए हुए होना चाहिए। फिर आते हैं हम टेम्परामेंट ऑफ पर्सन। हर तरह के टेम्परामेंट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है कि जो अगर हार मिजाज का है तो उसको हम कंटिन्यू दौड़ने को बोल देंगे, और कोई बारिश मिजाज का है उसको हम कह रहे हैं कि तुम एक जगह खड़े रह के एक्सरसाइज करो। सबके लिए अलग अलग तरीके का अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट एक्सरसाइज करना है। फिर फिजिक्स की बात करते हैं। कोई मोटा है, ओबीज है, तो उसके लिए ज्यादा एक्सरसाइज होगा, उसके लिए ज्यादा एरोबिक एक्सरसाइज सही है। कोई पतला है तो उसके लिए कम एरोबिक एक्सरसाइज भी सही है, सफिशिएंट है। बात करते हैं एनवायरनमेंट की, सेम चीज जैसा कि बताया, गर्मी जाड़ा और मौसम जो भी हो उस हिसाब से जो है वो एक्सरसाइज करना चाहिए। और लास्टली अगर कोई डिजीज है, फिजिकल कोई डिजीज है, तो डिजीज के अकॉर्डिंग कोई एक्सरसाइज होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रियाजत, 2 तरीके का अगर यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 ब्रॉड क्लास में डिवाइड किया गया है रियाजत को, कंप्लीट एक्सरसाइज और पार्शियल एक्सरसाइज। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज मतलब पूरी बॉडी उसमें होली इन्वॉल्व हो रही है, और पार्शियल एक्सरसाइज का मतलब कि कोई एक ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है पार्शियल एक्सरसाइज में। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, हॉर्स राइडिंग, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है उसमें एक्सरसाइज में। या पार्शियल एक्सरसाइज में एक ही चीज, जैसे रो रहे हैं तो सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सरसाइज हो रहा है बच्चों में। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सरसाइज 3 तरह का होता है। सबसे पहला एरोबिक, दूसरा स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग, और तीसरा जो है वो स्ट्रेंथ। 3 तरीके का स्ट्रेंथ जो है वो ये भी कह सकते हैं इसको हम एनारोबिक एक्सरसाइज। ठीक है, एरोबिक का मतलब बॉडी मूवमेंट कर रही है, एरोबिक। इसमें क्या होता है, एरोबिक एक्सरसाइज में हम ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अंदर लेते हैं, क्योंकि हम चल रहे हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा जा रहा है अंदर, तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, उससे क्या होता है ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और मसल्स को, लंग्स को, सबको ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर वे में मिलता है। अभी मैंने बताया कि एक्सरसाइज जो है वो कितना जरूरी होता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज 150 मिनट मॉडरेटली पर वीक जरूरी है, और अगर हम इंटेंसली विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 75 मिनट सफिशिएंट है। दूसरा टाइप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ वर्क। इसमें हम एक कुछ भी स्ट्रेंथ वाली चीज उठाते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग। इससे क्या होता है कि एक मसल्स की ट्रेनिंग, मसल्स की एक्सरसाइज होती है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल्स टोन अप होता है, तो ये वाली एक्सरसाइज इसके लिए करते हैं। तीसरा एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। एक्चुअली जो योगा है वो यही टाइप है,
अगर हम कोरिलेट करें तो योगा इज अ स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस वाला टाइप है। इसमें हम स्पेसिफिक मसल्स को, टेंडन को डेलिबरेटली फ्लेक्स करते हैं या डेलिबरेटली उसको हम एक्सटेंशन मोड में ले जाते हैं, ठीक है। तो इससे मस्कुलर स्केलेटन जो है वो अच्छा होता है। चले कोई नहीं। एक्चुअली यहाँ पे मैंने बताया था यूनानी टाइप्स। यूनानी में रियाजत की ब्रॉडली टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। उसको इतना ज्यादा डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू कुव्वत, जल्दी करना है। अकॉर्डिंग टू कुव्वत का मतलब बहुत फास्ट फास्ट करना है, स्ट्रेंथ के साथ करना है, या फिर बिना स्ट्रेंथ के पति मूवमेंट करना है, धीरे धीरे मूवमेंट करना है, या फिर सारी मूवमेंट करना है, या उसको और ज्यादा धीरे मूवमेंट करना है, या मोतदिल मूवमेंट करना है। तो ये सारे टाइप्स यहाँ पे बताए थे, जो कि फिगर दिख ही नहीं रहा है। फिर लास्ट में एक और चीज था कि मोड ऑफ एक्सरसाइज। यूनानी में बहुत सारे एक्सरसाइज के मोड मोड बताए गए, जैसे कि कुश्ती। कुश्ती एक एक्सरसाइज है, रेसलिंग या जेवल थ्रोइंग, है ना, जिसमें हम भाले को फेंकते हैं, वो भी एक एक्सरसाइज है। ये भी यूनानी में अच्छे से बताया गया है। या स्विमिंग, या फिर झूला झूलना, या फिर बोटिंग, जिसके बारे में कहा गया है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से बताया है, और ये सब जो है वो मोड ऑफ एक्सरसाइज में आता है। आप इस तरह जिसको भी जो एक्सरसाइज ज्यादा सूट करती है उस हिसाब से एक्सरसाइज करें। अब आते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स के एक्सरसाइज। यूनानी में बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड है। आईज के एक्सरसाइज, जैसे कि अच्छी अच्छी सीनरीज को देखना, ग्रीनरी को देखना, तो इन सबसे क्या होती है, आई की एक्सरसाइज होती है। कुछ ऐसी चीजें जैसे बारीक चीज को देखना और देखते हुए फिर दूर की चीजों को देखना, करीब की चीज फिर दूर की चीज, इससे भी आईज की जो है एक्सरसाइज होती है। फिर बात करते हैं और ईयर की। ईयर में क्या है कि अच्छी चीजें सुनना, कोई मेलोडियस सॉन्ग सुनना, तो इन सबसे जो है वो ईयर्स की एक्सरसाइज होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि अभी बताया मैंने, बोटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इफेक्टिव है यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो भी एरोबिक एक्सरसाइज है, रेसलिंग है, ट्रैवलिंग है, सब जो है वो एक्सरसाइज डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कोई भी हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं या ब्लोइंग, गुब्बारे फैला रहे हैं, इससे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सरसाइज होता है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए सारे तरह के एरोबिक एक्सरसाइज, सारे एरोबिक एक्सरसाइज जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और डायबिटीज मेलाइटस के लिए भी सेम। एक्चुअली डायबिटीज मेलाइटस में होता क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ओवर हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन एब्सेंट दोनों तरीके का हो सकता है, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। और ग्लूकोज जो है वो यूज नहीं हो पाता है। अब ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, वो ग्लूकोज यूज होगा, वो टूटेगा, ग्लाइकोलिसिस होगी, एटीपी जनरेट होगा, है ना। तो अब इंसुलिन पे बर्डन नहीं रहेगा। वो बर्डन जो एक होता कि भाई सारे ग्लूकोज को यूज करना है, तो इंसुलिन पे बर्डन नहीं होगा, तो डायबिटीज जो है वो इस तरीके से कंट्रोल में रह सकती है। तो एक्सरसाइज इसीलिए डायबिटीज में भी बहुत ही इफेक्टिव है एरोबिक एक्सरसाइज। ओबेसिटी की बात करें तो इसमें भी सारे एरोबिक एक्सरसाइज जो भी है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, तो सारे एरोबिक एक्सरसाइज ओबेसिटी में भी बहुत ही इफेक्टिव है। फिर स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए, इस स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए भी एरोबिक एक्सरसाइज इफेक्टिव है। जैसे कि ऐसा देखा गया है, अभी जो मैंने मैकेनिज्म में बताया था कि चलने से भी, वॉकिंग करने से भी स्ट्रेस जो है वो कम होता है। जैसे ही बॉडी एक्टिव होती है, चलते हैं, तो एंडोर्फिन जो है हार्मोन अपने आप रिलीज होता है। एमिग्डाला जो है वो सिग्नल देता है और अपने आप एक्टिव हो जाता है एंडोर्फिन हार्मोन। तो उससे क्या होता है, एक हैप्पीली फीलिंग आती है, तो इससे भी स्ट्रेस कम होता है। सर्टेन डिजीजेस की बात करते हैं तो हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया जैसा कि पता है पॉलीजेनिसिटी है। इसमें भी एक्सरसाइज इफेक्टिव है बहुत ज्यादा, और इसमें कई तरीके के एक्सरसाइज कराते हैं, खासतौर पे मेडिकेटेड ऑयल के साथ और बिना मेडिकेटेड ऑयल के भी। जहाँ पे भी हेमीप्लेजिया जिस तरह से है, चाहे हैंड पूरा एक साइड का है या आधा ऊपर आधा नीचे ऐसे है, जो भी तरीके से है उसको हम एक्सरसाइज के जरिए ठीक करते हैं। फिर सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी में भी एरोबिक या स्ट्रेंथ एक्सरसाइज दोनों सही है। अभी तो बहुत कॉमन है माइग्रेन, माइग्रेन में भी एरोबिक एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है। चाहे रनिंग है, प्लेइंग टेनिस है, बास्केटबॉल है, मतलब बॉडी एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव बॉडी होगी तो उसमें माइग्रेन में भी बहुत ही अच्छा है, इफेक्टिव है। फिर बात करते हैं पार्किंसन डिजीज और अल्जीमर डिजीज का। अल्जीमर डिजीज में क्या होता है
डिमेंशिया हो जाता है ना, भूल जाता है, या फिर पार्किंसन डिजीज, ट्रेमर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब के लिए भी रेगुलर मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज है वो बहुत ही अच्छा है। गायनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गायनी में भी बहुत अच्छा रोल है। जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में खासतौर पर डिस्मेनोरिया, मीनोरेजिया, होता क्या है कि अब जो यूट्रस है, यूट्रस के आसपास जो है वो बहुत सारे मसल्स हैं, बहुत सारे लिगामेंट्स हैं, तो उसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है यूट्रस में। हो सकता है कंजेशन हो, कंजेशन की वजह से प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा। तो एक्सरसाइज करने से, खासतौर पे जो हम फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या होता है कि मसल्स को टोन मिलता है, यूट्रस को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है और प्रॉपर टोन अप मिल रहा है, तो यूट्रस प्रॉपर वे में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। तो इससे डिसमेनोरिया जो है वो कम हो जाता है, या फिर मीनोरेजिया जो है वो कम हो जाता है। एमीनोरिया की कंडीशन है तो वो खत्म हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में भी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है। फिर बैक पेन, खासतौर पर औरतों में बहुत ही कॉमन होता है बैक पेन, वो भी सेम तरीके से एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से बैक पेन भी ठीक हो जाता है। फिर पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स है ना, यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स बहुत एजेड औरतों में अक्सर देखा जाता है कि ऑर्गन का प्रोलैप्स हो गया और उसकी वजह से उनको यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस भी हो जाता है। तो उसमें भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जैसे कि सबको पता होगा कि एक्सरसाइज हम उन्हें एडवाइस करते हैं, तो वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। लास्टली प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी माइल्ड एक्सरसाइज, माइल्ड एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग है, जॉगिंग है, लो इम्पैक्ट वाले एरोबिक एक्सरसाइज, सारे के सारे जो है वो इफेक्टिव होते हैं और उससे क्या होता है कि नॉर्मल वजाइनल बर्थ होने में एड मिलता है। वॉकिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बुकरात की सेइंग है कि वॉकिंग इज अ मैन्स बेस्ट मेडिसिन। आप फिगर में देख सकते हैं कि कितनी देर की वॉकिंग से क्या क्या इफेक्ट मिल सकता है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, मेडिटेशन, ध्यान की तरफ, है ना। ध्यान जो है वो एक्चुअली योगा का एक पार्ट है। 7वें पार्ट में योगा के मेडिटेशन आता है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि एक चीज पे कंसंट्रेट होना, बाहर की दुनिया से खत्म होकर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना, है ना। जैसे कि योगा की डेफिनेशन में ही है, बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों को एक जगह पे लाके यूनिफिकेशन करके कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ऑफ रिलैक्सिंग द बॉडी, क्वाइटिंग द माइंड एंड अवेकनिंग द स्पिरिट, इसमें स्पिरिट को अवेक करना है और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ द मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं। इसमें से कुछ जो है वो बहुत ही फेमस हैं, फिगर्स में दिख रहा होगा, मंत्र मेडिटेशन, नेचर इंस्पायर्ड मेडिटेशन, ट्रॉमा इन्फॉर्म मेडिटेशन। बेसिक 4 तरह के मेडिटेशन होते हैं, ठीक है। कंसंट्रेटिव मेडिटेशन, रिसेप्टिव मेडिटेशन, रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन और जेनरेटिव मेडिटेशन। बाकी सारे मेडिटेशन जो है वो इन्हीं की कहीं ना कहीं ब्रांच है। तो कंसंट्रेटिव मेडिटेशन की बात करें जो कि सबसे कॉमन है और हिंदुओं में ये सबसे ज्यादा कॉमनली अडॉप्ट किया जाता है। रिसेप्टिव मेडिटेशन खासतौर पे ज्यूज में बहुत ज्यादा, ज्यूज नहीं सॉरी, जैन में बहुत डेवलप्ड है और वो जो है वो इसको परफॉर्म करते हैं। कंसंट्रेटिव मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि एक चीज पे फोकस करना होता है, जैसे कि कोई रिलैक्सिंग स्टेट में है और अपनी सांस को देख सुनना शुरू कर दे, बाकी कुछ भी नहीं सुनना है, सिर्फ सांस सुनना है। या फिर किसी फ्रेज को, जैसे कि मंत्र पढ़ते हैं, देखा होगा हिंदुओं में, तो वो मंत्र पे ही फोकस करते हैं, बस वो मंत्र सिर्फ उसको याद है, बाकी कुछ भी दुनिया में कुछ भी हो जाए, अपने आसपास कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है वो कहलाती है कंसंट्रेटिव मेडिटेशन। उसमें कोई एक आवाज, कोई एक फ्रेज, तो सांस अपनी या अपने दिल की धड़कन सुनना, इस तरह की चीजों पे फोकस करके जो है वो ये अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। और जैसा कि बताया ये हिंदुओं में बहुत ही कॉमन है। इससे क्या होता है कि वो एक क्लियरिटी आती है उनके अंदर, अवेयरनेस आता है, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है रिसेप्टिव मेडिटेशन। रिसेप्टिव मेडिटेशन में होता क्या है कि अपना आप को जहाँ पे भी जिस कंडीशन में भी बैठे हैं, मेडिटेशन जहाँ पे भी कर रहे हैं, तो अपने आप को एक तरीके से एक फॉरेन बॉडी समझ के साइड में करके और अपनी थिंकिंग्स को देखते हैं, ठीक है। उसको देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं अपनी थिंकिंग को। अब चाहे जो भी सोच आ रही हो, कुछ भी, किसी को मारना है, काटना है, किसी को गाली देनी है, किसी से बात करना है, कोई हमारा लेक्चर हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब जो भी थिंकिंग है
उस सबको फॉलो करना होता है, देखना होता है, अच्छा ये भी सोच रहा है मेरा बॉडी, अच्छा ये भी सोच रहा है, अच्छा ये भी सोच रहा है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी जजमेंट देने के कि अरे मारने वाली बात कर ली ये गलत है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। बिना किसी जजमेंट के इस तरह की जो थिंकिंग होती है उसको जज नहीं बल्कि फॉलो करना कहेंगे, उसको बस देखना कि क्या क्या बॉडी सोच सकता है, किस लेवल तक जा सकता है, कहाँ तक सोच सकता है, वो कहलाता है ये रिसेप्टिव मेडिटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉडी धीरे धीरे इस तरह की प्रैक्टिस करने से बॉडी को काम रहना आता है, क्लियर रहता है। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बढ़ता है। ठीक है, सॉरी, रिस्पॉन्स टाइम जो है फॉरन रिस्पॉन्स करना आता है। रिएक्शन टाइम जो बॉडी का होता है, जैसे किसी ने कुछ गलत बात कह दी तो क्या होता है, हमें फौरन गुस्सा आता है, फौरन हम रिएक्ट करते हैं, गुस्सा देते हैं, या हम भी उनको गलत बात कहते हैं। तो ये चीज नहीं होती है, बल्कि हमारे रिस्पॉन्स टाइम बढ़ता है, हम रिएक्शन ना करके हम रिस्पॉन्स देते हैं उन चीजों को, अच्छा इसने ऐसा कहा है तो क्यों कहा होगा। तो ये मेडिटेशन से इस तरह की चीजें आती है, ये बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा कॉमन है। अब आते हैं रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन की तरफ। रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन में क्या होता है कि सेम जो है ये कंसंट्रेटिव मेडिटेशन की तरह, उसमें भी हम क्या करते हैं कि किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करते हैं, किसी एक चीज पे फोकस करते हैं, चाहे वो आवाज हो, चाहे वो सांस हो, चाहे वो दिल की धड़कन हो, चाहे वो कोई फ्रेज हो, उसमें हम फोकस करते हैं। रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, कोई एक आइडिया पे हम फोकस करते हैं, खासतौर पर जैसे कि हमें प्रेजेंटेशन देना है तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं, या फिर हमें कोई फ्रेज है, कोई जैसे एज अ मुस्लिम कोई कुरान की वर्स है, उस पर हमें सोचना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, या कोई सिचुएशन है, कोई सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन सबको सोचना है। किसी भी एक चीज को, किसी भी एक आइडिया को, हमें कोई आइडिया आ रहा है हमारे जहन में, अरे ये इनोवेटिव आइडिया है, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। खासतौर पे जैसे आप लोग हैं रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च में अगर कोई टॉपिक लिया है तो उसमें क्या क्या चीजें आगे हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो इस तरह की चीजों को सिर्फ उसी को सोचना, वो कहलाता है रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। इससे क्या होता है कि विजडम बढ़ती है, जैसा कि अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, अगर इस तरह से सोचा जाए तो अपना इनसाइट जो है वो अवेयर होता है और विजडम बढ़ती है, क्योंकि हमने एक चीज के बारे में पूरी पॉसिबिलिटीज जो है वो सोचते हैं उसमें मेडिटेशन में। अब आता है जनरेटिव मेडिटेशन। जनरेटिव मेडिटेशन में हम आइडिया नहीं सोचते हैं, या हम कोई प्रॉपर सिचुएशन को नहीं सोचते हैं, इसमें हम एक क्वालिटी को सोचते हैं। क्वालिटी को बैठ के हम ध्यान में एक ही चीज को उसी पे फोकस करते हैं, जैसे कि लव, हम बस उसी पे फोकस करेंगे, या कंपैशन हम उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है, या ह्यूमिलिटी हम उसी पे फोकस करेंगे। तो इस तरह के जो होता है कि एक जगह बैठ के बस उसके अलावा सब कुछ भूल जाना, सिर्फ और सिर्फ हम एक बात पे फोकस कर रहे हैं, और वो है क्वालिटी। क्वालिटी पे फोकस करना, वो कहलाता है जनरेटिव मेडिटेशन। ठीक है, आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मेडिटेशन आखिर कैसे बॉडी पे एक्ट करता है और कैसे ये सारी चीजें मिलती है। जैसे कि कहा गया कि अगर कोई रिसेप्टिव है तो उससे आइडियाज आते हैं, उससे काम रहना सीखता है, उससे रिस्पॉन्स टाइम अच्छा रहता है। या फिर अगर रिफ्लेक्टिव की बात की है तो उससे क्या है कि विजडम बढ़ रहा है। तो फिर कैसे ऐसा हो रहा है, तो ऐसे एज सच कोई ज्यादा अभी रिसर्च हुआ नहीं है, जो कुछ रिव्यूज पेपर है या मेटा एनालिसिस है, कुछ कुछ ही है, उसके हिसाब से मेडिटेशन से क्या होता है कि हम ब्रीदिंग को कंट्रोल में रखते हैं, है ना, सांस को कंट्रोल में रख के इनहेल करना, फिर हम थोड़ी देर रोक के रखते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्रीदिंग जो है वो स्लो हो जाती है, ब्रीदिंग डिक्रीज हो जाती है। जैसे नींद में क्या होती है, हमारी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, लगभग 8% हमारी ब्रीदिंग जो है वो स्लो हो जाती है अवेकनिंग कंडीशन में, जैसी ब्रीदिंग होती है उसकी। उसी तरीके से जो अगर कोई प्रॉपर मेडिटेशन करता है, प्रॉपर मेडिटेशन बहुत दिनों से फॉलो कर रहा है, तो उसका क्या होता है 10 to 20% नॉर्मल ब्रीदिंग का स्लो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है कि सबको पता होगा कि ब्रेन में जो है वो वेव्स जनरेट होती हैं, है ना, इंपल्स जनरेट होती हैं, बीटा, डेल्टा, है ना, थीटा, अल्फा, गामा, ये सारे वेव्स जनरेट होती हैं और ये प्रॉपर कंडीशन के हिसाब से जनरेट होती हैं, है ना। जैसे कि बीटा वेव है वो कब जनरेट होती है, कोई अवेक कंडीशन है, बिल्कुल कोई सिंपल, जैसे हम अभी बैठे, अभी हम लेक्चर दे रहे हैं, इस तरह की कंडीशन है, आप बैठे हुए हैं तो बीटा वेव जनरेट होती है। डेल्टा वेव कब जनरेट होती है, बिल्कुल डीप स्लीप में, जब एकदम सोए होते हैं तब जनरेट होती है। थीटा स्लीप में, नॉर्मल स्लीप में। उसी तरीके से अल्फा रिलैक्स वे में बैठे हैं तो अल्फा वेव जनरेट होती है ब्रेन में। तो इनके हिसाब से मेडिटेशन में जो कुछ रिसर्च हुई है, जो कुछ रिव्यूज पेपर है, उसके हिसाब से ये है कि अल्फा वेव जो है वो डोमिनेंट हो जाता है अगर कोई बिगिनर है उसमें, है ना। यूजुअली क्या है, बीटा वेव डोमिनेंट है,
हम अवेक हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम कोई चीज को सोच रहे हैं, तो बीटा वेव यूजुअली वो डोमिनेंट होता है। लेकिन अगर कोई मेडिटेटिव पर्सन है, कोई मेडिटेशन करता है फॉलो, तो उसके अंदर क्या होता है, अल्फा वेव डोमिनेंट हो जाता है, और अल्फा वेव को रिलैक्स वेव माना जाता है, वो रिलैक्स कंडीशन में जनरेट होता है बॉडी में, तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। उसी तरीके से जो कंटिन्यू करता आ रहा है मेडिटेशन, उसमें ऐसा देखा गया है कि थीटा वेव भी डोमिनेट करता है, थीटा वेव, ठीक है। डेल्टा वेव इन लोग के हिसाब से डेल्टा वेव जो है वो डीप स्लीप में होता है, लेकिन ये उन लोगों में होता है जो बहुत ही ज्यादा, मतलब जो जिन्होंने डिवाइन को पा लिया है, सुपर वो हो चुके हैं मेडिटेशन में, उनमें डेल्टा वेव जो है वो अवेकनिंग कंडीशन में डेल्टा वेव जो है वो जनरेट होती है बॉडी में। अवेक में डेल्टा वेव कभी भी नॉर्मली जनरेट नहीं होता है, ये डीप स्लीप में जनरेट होता है। लेकिन अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है तो अवेक में भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे रिसर्च भी देखे गए जिसमें देखा गया कि ऐसा नहीं है कि इसी से सीक्वेंस में निकल रहा है कि भाई पहले अल्फा वेव पे कंट्रोल हुआ, फिर थीटा वेव पे कंट्रोल हुआ, फिर उसके बाद डेल्टा तक में कंट्रोल हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ रिसर्च में देखा गया कि गामा वेव जो है वो एक्टिव हो गई, ठीक है। और गामा वेव तभी एक्टिव होती है जब कोई एकदम ही वो वाला सिचुएशन हो जाए, जैसे कि बहुत ज्यादा खुशी है, या फिर बहुत ज्यादा एकदम से शॉक आ गया, या फिर वो एपिलेप्सी वाली कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, शॉक होता है, एपिलेप्सी में जो दौरे पड़ते हैं, तो उस तरह की कंडीशन में जो है वो गामा वेव रिलीज होती है ब्रेन में। तो ऐसा भी देखा गया कि गामा वेव जो है वो मेडिटेशन में रिलीज हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये रिसर्च जो है वो सही नहीं है, कुछ का कहना है कि इस पर फर्दर और रिसर्च करना चाहिए, हो सकता है कि ये कुछ और वैलिडेशन इसमें मिले, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन की बात कर लें तो कुछ कुछ बेनिफिट्स वही जो आम है कि भाई इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे विजडम बढ़ता है, इससे रिस्पॉन्स टाइम बढ़ता है, और इससे हम काम रहना सीखते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, माइंड को रिलैक्स करता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के। ओवरऑल एक्सरसाइज के बेनिफिट्स की बात करें तो अभी तक जितने सारे थे वो सारे बेनिफिट्स ही थे एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज की बेनिफिट्स में सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है एक्सरसाइज से। इसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होता है। इसके अलावा स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, है ना। एक्सरसाइज करने से क्या हो रहा है कि स्किन के पोर्स ओपन होकर स्वेटिंग होती है, तो इससे क्या होता है कि स्किन जो है वो अच्छी हो जाती है, स्किन रिजेनरेट हो जाती है, तो स्किन अच्छी हो जाती है। इसके अलावा सेम मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, मेटाबॉलिज्म से अच्छा होता है एक्सरसाइज से। मेंटल रेजिलियंस मिलता है, सुकून मिलता है। और बात करें तो हाँ एक और चीज, पेन स्टिमुलेशन जो है वो बढ़ जाता है, पेन का जो वो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाता है एक्सरसाइज से, पेन का थ्रेशोल्ड। तो जो पेन हमें थोड़े से पेन से भी पेन महसूस हो रहा था, वो ज्यादा पेन पे भी हल्का महसूस होता है, तो पेन का थ्रेशोल्ड भी एक्सरसाइज से बढ़ जाता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है, हाइपरटेंशन का रिस्क कम हो जाता है, डायबिटीज, मेलाइटस, सो ऑन, जितनी सारी चीजें हमने देखी, एक लंबी लिस्ट है एक्सरसाइज के बेनिफिट्स की, उन सबसे एक्सरसाइज के फायदे होते हैं। अब यह है कि जब इतना फायदा है तो हमें जो है वो एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए, है ना। तो डेली रूटीन में ऐड करने के लिए कुछ कुछ टिप्स हैं जो आप चाहे तो फॉलो करें, वैसे तो करना ही चाहिए फॉलो। सबसे पहली चीज, जैसे हम दोस्तों से मिलने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम बैठ के बात करना पसंद करते हैं, चाहे हम रेस्टोरेंट में जाके बात करें या हम कॉफी पे बात करें, हम बैठ के बात करना पसंद करते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करके हम वॉकिंग करते हुए बात करें तो ज्यादा अच्छे से क्या होगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और बात भी हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, या फिर हम कहीं जा रहे हैं, लाइब्रेरी जाना है, खुदा बख्श लाइब्रेरी ज्यादा दूर नहीं है, हम क्या करते हैं, हम बाइक से जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन इसकी जगह अगर हम पैदल जाएं तो ज्यादा अच्छा है, इससे क्या होगा, एक्सरसाइज हो जाएगी। या फिर कहीं भी जाना हो, अगर हमारे पास बाइक है या कार है, तो भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पैदल वाले काम करें, हम वॉकिंग वाले काम करें। वॉकिंग जो है वो बेस्ट मेडिसिन है, ठीक है। और इन जो भी स्पोर्ट्स होती हैं, चाहे वो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उसमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए, इससे भी एक्सरसाइज होती रहेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आज किया और कल छोड़ दिया, डेली अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। हर दिन जो है लास्ट में अपना हिसाब लें कि आज हमने कुछ एक्सरसाइज किया या नहीं किया पूरे दिन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप डेली करते रहेंगे एक्सरसाइज को, तो डेली करना चाहिए। और अभी तो स्मार्ट वॉच एकदम कॉमन है, जिसमें आप जितना चलते हैं वो ट्रैक जो है वो पता चलता है, तो उससे ट्रैक भी आपका पता चलता रहेगा, आप अपना अकाउंटेबिलिटी करेंगे।
ठीक है। और एक्सरसाइज को ऐसा फन लेना है, ये नहीं कि एक बोझ लेके कि भाई हर हाल में करना है, अब एक बोझ को हमें कम करना है तो कर लो, ऐसा नहीं। जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, जस्ट फॉर फन, एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में अपना शामिल करते हैं। तो इस मैसेज के साथ कि अपने बॉडी का ख्याल रखें। अगर कोई क्वेश्चन? डायबिटीज वाले को कौन कौन सा बचना चाहिए? डायबिटीज वालों के लिए एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है, खासतौर पे एरोबिक एक्सरसाइज जो कहा जाता है। एरोबिक का मतलब जिसमें चलना पड़े, जिसमें बॉडी मूवमेंट करे, जैसे कि चलना है, टहलना, दौड़ना है, जॉगिंग करना है, या स्विमिंग करना है, साइकिलिंग करना है, तो ये सारी चीजें डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इफेक्टिव है। हाँ, लेकिन और भी साथ में कोई जो है वो कोमॉर्बिडिटी ना हो, जैसे कि अब उसके पैर में फ्रैक्चर है, कैसे चलता होगा, है ना, तो साथ में कोमॉर्बिडिटी ना हो, अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज मेलाइटस है, तो ये वाले सारे जो है वो एक्सरसाइज जरूरी है। अगर उसको पैर में कोई प्रॉब्लम है तो फिर उस हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे, कोई और एक्सरसाइज हमको करना है। एक्चुअली योगा, अब मैंने इसीलिए क्लियर भी कर दिया कि रियाजत और योगा को हम एक नहीं कह सकते। योगा इज अ पार्ट ऑफ रियाजत, है ना। रियाजत एक ब्रॉड है, जैसा कि आपने देखा यूनानी ने भी इवन इतने ब्रॉड वे में रियाजत को बताया है, डिस्क्राइब किया है। तो योगा इज अ पार्ट ऑफ रियाजत, रियाजत इज नॉट अ पार्ट ऑफ योगा, एंड बोथ आर नॉट इक्वल। थैंक यू, इतने आसान पीसफुली सबने सुना। और अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, थैंक यू।